नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद ही रोमांचक और गंभीर कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं। द सिंडिकेट्स फॉल, यानी एक कुख्यात अंतर्राष्ट्रीय भगोड़े के पतन की कहानी। दाऊद इब्राहिम के करीब और ड्रग्स सिंडिकेट के बहुत बड़े नाम, सलीम डोला के भारत प्रत्यर्पण या कहें एक्स्ट्राडिशन की ये पूरी घटना सच मानिए किसी थ्रिलर मूवी से कम नहीं है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे मामले के हर एक पहलू का व्यवस्थित तरीके से विश्लेषण करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल दिमाग में आता है। आखिर एक इंटरनेशनल नारकोटिक्स किंगपिन को पकड़ा कैसे जाता है? मतलब ये लोग कोई आम अपराधी तो है नहीं। जब ये देशों की सीमाएं पार कर जाते हैं और 7 समंदर पार से अपना सिंडिकेट चलाते हैं तो इन्हें पकड़ना, बाप रे, ये वैश्विक कानून व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन जाता है। इसके लिए एक बेहद हाई लेवल और जोखिम भरी रणनीति चाहिए होती है। आइए देखते हैं कि इस पर्टिकुलर केस में ये नामुमकिन सा लगने वाला काम कैसे मुमकिन हुआ। इस्तांबुल में जो हुआ ना, वो कोई तुक्का या आम गिरफ्तारी नहीं थी। ये एक बहुत ही शानदार जॉइंट ऑपरेशन का नतीजा था। इसमें तुर्की के नेशनल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन और वहां के लोकल पुलिस ने मिलकर एकदम सटीक पिन पॉइंट स्ट्राइक की। और इसी इंटरनेशनल टीम वर्क का नतीजा था कि सालों से फरार सलीम ढोला आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। इसके बाद उसे भारत के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी को सौंप दिया गया। ये ऑपरेशन बिल्कुल साफ कर देता है कि जब अलग अलग देशों की एजेंसियां एक साथ आती हैं ना, तो बड़े से बड़े माफिया का बचना भी लगभग नामुमकिन हो जाता है। अब प्रत्यर्पण के तुरंत बाद क्या हुआ? इतने सालों तक कानून की आंखों में धूल झोंकने के बाद इस भगोड़े की भारत वापसी हुई। दिल्ली पहुंचते ही उसे सीधे एनसीबी के आरकेपुरम ऑफिस में रखा गया और फिर वहां से उसे आगे की पूछताछ और कानूनी कार्रवाई के लिए मुंबई पुलिस को ट्रांसफर करने का प्रोसेस शुरू हुआ। सच में ये कानून के लंबे हाथों की एक बहुत बड़ी जीत का प्रतीक है। आइए अब देखते हैं इस एक्सप्लेनर का अगला हिस्सा, ओरिजिन्स इन द अंडरवर्ल्ड, फ्रॉम भाईखला टू द डी कंपनी। एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड वाला इंसान इतना बड़ा इंटरनेशनल अपराधी कैसे बन गया? ये सफर काफी हैरान करने वाला है। 1966 में मुंबई के भाईखला इलाके के एक साधारण परिवार में जन्म लेने वाले इस शख्स ने बहुत ही कम उम्र में ही अंडरवर्ल्ड की काली दुनिया में कदम रख दिया था। वहीं डोंगरी और भाईखला के इलाकों में उसकी मुलाकात हुई छोटा शकील से। और हम सब जानते हैं कि छोटा शकील दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी का कितना अहम हिस्सा था। बस यहीं से वो कनेक्शन बना जिसने एक आम पृष्ठभूमि वाले लड़के को मुंबई के सबसे खूंखार क्रिमिनल सिंडिकेट के साथ जोड़ दिया। अब जरा इस क्रिमिनल इवोल्यूशन को देखिए। शुरुआती दिनों में तो काम सिर्फ मुंबई और दिल्ली के बीच गुटखे की स्मगलिंग तक ही सीमित था। फिर धीरे धीरे गांजे की तस्करी शुरू हुई। लेकिन असली गेम तब बदला जब ये इंसान इंटरनेशनल लेवल पर बेहद खतरनाक सिंथेटिक ओपियोइड्स बनाने और सप्लाई करने वाला मास्टरमाइंड बन गया। गुटखे से लेकर जानलेवा सिंथेटिक ड्रग्स तक ये अपराध के खतरनाक स्तर तक बढ़ने का एक बहुत ही सटीक और डरावना उदाहरण है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द सिंथेटिक ड्रग एस्केलेशन, अ डेडली पिवट। जब सलीम डोला एक बार जेल से बाहर आया तो उसकी मुलाकात कैलाश राजपूत नाम के एक और भगोड़े ड्रग सप्लायर से हुई। और यहीं से एंट्री होती है एक नए और बेहद खतरनाक खतरे की, जिसे अंडरवर्ल्ड की भाषा में बटन कहा जाता है। नाम सुनने में बड़ा मामूली सा लगता है ना, लेकिन असल में ये एक सिंथेटिक दवा है जिसे फेंटेनाइल जैसे बेहद खतरनाक ओपियोइड्स का इस्तेमाल करके बनाया जाता है और गोलियों या पिल्स के रूप में बेचा जाता है। ये समाज के लिए कितना बड़ा खतरा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि फेंटेनाइल की बहुत छोटी सी मात्रा भी इंसान की जान ले सकती है। 80 यानी 80, ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। बात 2012 की है, जब एनसीबी ने सलीम डोला को अरेस्ट किया था। और पता है उसके पास से क्या मिला था? पूरे 80 किलोग्राम गांजे की खेप। इस मामले में उसे लगभग 5 साल जेल की हवा खानी पड़ी। लेकिन कानूनी दावपेच देखिए, अंततः कोर्ट ने उसे बरी कर दिया। उसके इस पूरे क्रिमिनल रिकॉर्ड में ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और अब ये आंकड़ा 80 से बढ़कर सीधा 100 हो गया। साल 2018 में मुंबई पुलिस के एंटी नारकोटिक्स सेल ने सांता क्रूज में एक और बहुत बड़ी रेड मारी। लेकिन इस बार जो जब्त हुआ वो गांजा नहीं था, वो था पूरे 100 किलोग्राम फेंटेनाइल। 80 किलो गांजे से 100 किलो जानलेवा सिंथेटिक ओपियोइड तक की ये छलांग साफ दिखाती है कि जेल से छूटने के बाद ये सिंडिकेट कितना ज्यादा एडवांस और खतरनाक हो चुका था। अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी मात्रा में खतरनाक ड्रग्स के साथ पकड़े जाने के बावजूद भी कोई कैसे बच सकता है? 2018 में
100 किलो फेंटेनाइल के साथ रंगे हाथों पकड़े जाने के बावजूद सिर्फ 4 महीने के अंदर उसे बेल मिल गई। वजह? फोरेंसिक रिपोर्ट का नेगेटिव आना, और जैसे ही जमानत मिली, भाई साहब ने इस लीगल लूपहोल का पूरा फायदा उठाया और सीधे भारत से भागकर यूएई पहुंच गए। ये केस हमारे न्याय व्यवस्था की उन कमजोर कड़ियों को बिल्कुल बेनकाब कर देता है, जिनका फायदा उठाकर ये बड़े बड़े अपराधी अक्सर जाल से निकल जाते हैं। तो चलिए अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के अगले हिस्से पर, बिल्डिंग एन ओवरसीज एम्पायर ऑपरेटिंग फ्रॉम द शैडोज। भारत से भागने के बाद इस सिंडिकेट की जो सप्लाई चेन बनी, उसकी लॉजिस्टिक्स देखकर किसी का भी दिमाग चकरा जाए। ये पूरा नेटवर्क मेनली 3 स्टेप्स में काम करा था। स्टेप 1, सांगली और सूरत जैसे भारतीय शहरों से मेफेड्रोन यानी एमडी और रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना। स्टेप 2, यूएई और तुर्की में आराम से बैठकर इस पूरे ऑपरेशन को रिमोटली डायरेक्ट करना। और स्टेप 3, अपने कुछ खास और भरोसेमंद साथियों के जरिए ग्राउंड लेवल पर सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन को मैनेज करना। सोचिए, हजारों मील दूर बैठकर भी ये पूरा काला धंधा एकदम किसी कॉर्पोरेट कंपनी की तरह धड़ल्ले से चल रहा था। जाहिर सी बात है, कोई भी अंपायर बिना वफादार लोगों के तो चलता नहीं है। ग्राउंड लेवल पर इस पूरे खेल को संभालने के लिए एक बहुत ही क्लोज इनर सर्कल बनाया गया था। फैजल जावेद शेख और अल्फिया फैजल शेख जैसे खास सहयोगियों का काम था मेफेड्रोन की बिक्री से आने वाले पैसे को हैंडल करना। मुंबई क्राइम ब्रांच ने जब इन सहयोगियों पर शिकंजा कसा ना, बस तभी इस पूरी इंटरनेशनल सप्लाई चेन का भंडाफोड़ हुआ। अब किसी के भी मन में ये बात आ सकती है कि ड्रग्स बेचकर आने वाले इन करोड़ों रुपयों के काले धन का आखिर होता क्या था? इसका बहुत ही सीधा सा जवाब है, मनी लॉन्ड्रिंग। इस इल्लीगल पैसे को वाइट करने के लिए यूएई में बकायदा एक रियल एस्टेट का बिजनेस खड़ा किया गया, और ये बिजनेस रजिस्टर किया गया था सलीम डोला के बेटे ताहिर के नाम पर। ड्रग्स के पैसे को प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके उसे लीगल दिखाने की ये एक बहुत ही सोची समझी और पुरानी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी थी। आइए देखते हैं इस एक्सप्लेनर का आखिरी हिस्सा, ब्रेकिंग द सिंडिकेट, ग्लोबल लॉ इन्फोर्समेंट स्ट्राइक्स बैक। इंटरनेशनल एजेंसीज ने सीधे किंगपिन पर हाथ डालने के बजाय पहले उसकी जड़ों को काटने की स्ट्रैटेजी अपनाई। सबसे पहले इंटरपोल के फ्रेमवर्क को एक्टिवेट किया गया। उसके बाद यूएई से बेटे ताहिर और भतीजे मुस्तफ़ा मोहम्मद कुब्बावाला को डिपोर्ट करवा दिया गया। इसका सीधा असर ये हुआ कि इस फैमिली रन नेटवर्क की पूरी कमर ही टूट गई। सच कहूं तो ये एक मास्टर स्ट्रोक था। मेन टारगेट तक पहुंचने से पहले ही उसके सबसे करीबी सपोर्ट सिस्टम को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया। जैसा कि इस स्टेटमेंट में भी क्लियरली बताया गया है, अधिकारियों ने इंटरपोल ढांचे की मदद से यूएई से डोला के बेटे और भतीजे को डिपोर्ट किया, जिससे उसका नेटवर्क कमजोर हो गया। इस्तांबुल में जो फाइनल अरेस्ट हुई ना, उससे बहुत पहले ही इस निर्वासन ने सिंडिकेट को अंदर से खोखला कर दिया था। ये साफ तौर पर बताता है कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन और मजबूत कूटनीति से कितने बेहतरीन और बड़े रिजल्ट्स हासिल किए जा सकते हैं। और इसी के साथ हम अपने एक्सप्लेनर के कंक्लूजन पर आ गए हैं, जो एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा करता है। सलीम डोला जैसे बड़े माफियाओं का जब इस तरह से अंत हो रहा है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि उन इंटरनेशनल सिंडिकेट्स का युग अब खत्म हो रहा है, जिन्हें कभी अनटचेबल या अछूत माना जाता था? बेहतर टेक्नोलॉजी, मजबूत एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज और देशों के बीच बढ़ता हुआ सहयोग, ये सब मिलकर अब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए दुनिया को बहुत छोटा बना रहे हैं। खैर, सोचने वाली बात तो जरूर है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए और दिलचस्प विषय के साथ।